नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर। कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। पिछले कार्यक्रमों में हमने देखा कि अगर लग्न, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी विभिन्न भावों में हो तो क्या रिजल्ट होता है। आज हम पंचम भाव के स्वामी, जो आपकी कुंडली में पांचवें घर का स्वामी है, वह कुंडली के किस भाव में बैठे तो अच्छा है, किस भाव में बैठे तो बुरा है। पहले यहाँ पर हम आपको एक चीज़ से अवगत कराएंगे कि कुंडली में तीन घर के स्वामी, यानी पहले घर का स्वामी, पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी कारक ग्रह कहलाता है। कारक मतलब शुभ ग्रह, हम हर स्थिति में अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह। तो पंचम भाव का स्वामी जो पंचमाधिपति होगा, पंचम का स्वामी होगा, वह आपका कारक ग्रह है। तो कारक ग्रह का स्टोन पहना जा सकता है। कौन सा स्टोन आपको पहनना है यह भी मैं बताऊंगा, और आप बड़ी आसानी से जान पाएंगे कि कितना पहनना है, स्टोन कौन सा। पहले आपको यह निर्धारित करना है कि पंचमाधिपति कौन है। तो हर एक कुंडली में आप अपनी कुंडली सामने रखिए और देखिए पंचम भाव में 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। 1 से 12 के बीच में कौन सी गिनती लिखी है नोट कर लीजिए। अब अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ यह वृश्चिक लगन की कुंडली है, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पर कौन सी गिनती पड़ेगी पंचम में 12। आप अपनी कुंडली में देखिए 1 से 12 के बीच में कौन सी गिनती पड़ी हुई है। जैसे यहाँ 12 है तो यहाँ देखिए 12 यहाँ लिखा हुआ है। 12 का स्वामी कौन है, गुरु है। ऐसे यहाँ पे टैली कराइए, जो गिनती यहाँ है यहाँ से देखिए उसका स्वामी कौन है। तो इस कुंडली में पंचमाधिपति कौन हो गया, गुरु हो गया। ऐसे आपकी कुंडली में कोई ग्रह होगा। अब कौन सा स्टोन आप पहन सकते हैं यह भी निर्धारित कर लीजिए। जैसे यहाँ पे पंचमाधिपति कौन हुआ है, गुरु, यानी इनके लिए स्टोन कौन बनेगा, पुखराज। ठीक है। ऐसे अगर किसी की यहाँ 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो कौन बनेगा, सूर्य पंचमाधिपति। तब कौन सा स्टोन बनेगा, माणिक्य। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। अगर वह पंचमाधिपति, जैसे यहाँ पर कौन आया, बृहस्पति, अगर यह बृहस्पति कुंडली में कहीं भी 10 नंबर की गिनती पर बैठा होगा, जैसे अगर किसी का सूर्य आया और वह 7 नंबर पर होगा, चंद्रमा आया और वह कुंडली में कहीं 8 नंबर की गिनती पर होगा, अगर किसी का मंगल आया और वह कुंडली में कहीं 4 नंबर की गिनती पर बैठा होगा, बुध आया किसी का और वह कुंडली में कहीं भी 12 नंबर की गिनती पर होगा, गुरु आया पंचमाधिपति और कुंडली में कहीं जहां 10 नंबर की गिनती लिखी है वहां पे अगर गुरु बैठा है, शुक्र आया पंचमाधिपति और कुंडली में कहीं 6 नंबर की गिनती पर बैठा है, शनि आया और कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर बैठा है, तो स्टोन नहीं पहनेंगे आप। तब आपको एस्ट्रोलॉजर से जो है सलाह लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, जो आपका पंचमाधिपति आया अगर वह इस 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में है तो भी आप स्टोन नहीं पहनेंगे, तो आपको सलाह लेना है। अगर आपका पंचमाधिपति जो ग्रह है वह इस नीच राशि में ना बैठा हो, इधर जो गिनतियां लिखी गई हैं वो ग्रहों की नीच राशियां हैं, अगर नीच राशि में ना हो, 6, 8, 12 में ना हो, तो आप उनका स्टोन पहन सकते हैं। सूर्य का माणिक्य, चंद्रमा का मोती, मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना, गुरु का पुखराज, शुक्र का ओपल, डायमंड, जरकन और शनि का नीलम पहना जा सकता है। हाँ, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताऊं, रत्न आपको सूट करेगा कि नहीं, इसके टेस्टिंग की एक गौड़ विधि है। गौड़ विधि मतलब जिसको देसी विधि कह सकते हैं, ट्राई करने का। मान लीजिए कि आपको जानना है कि पुखराज आपको सूट करेगा कि नहीं,
देखिए ऐसा ये जो स्टोन का क्षेत्र है, ऐसा नहीं है कि कुंडली देख के आपको बता दिया गया कि ये स्टोन सूट करेगा तो आप पहनिए। क्या होगा, 80% मामलों में सूट करेगा, लेकिन कभी कभी 20% मामलों में वह स्टोन नहीं सूट करता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टोन कुंडली में लगेगा कि ग्रह खराब है ना पहना जाए, वहाँ पर होगा, वह स्टोन आपको सूट कर जाता है। क्योंकि पत्थरों, यह एक सिर्फ कुंडली देख के एक अनुमान लगाया जाता है, लेकिन पत्थरों का अपना और शरीर का अपना तत्व होता है, कोई किसको क्या सूट कर जाए। जैसे किसी को पैरासीटामॉल भी रिएक्शन कर जाए, पैरासीटामॉल संसार में किसी को नहीं करता जल्दी रिएक्शन, लेकिन हो सकता है किसी एक को कर गया। तो इसका ट्राई करने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ। जैसे पुखराज ट्राई करना है तो बृहस्पतिवार के दिन, यानी रात्रि को, बृहस्पतिवार की रात्रि में जब आप सोने जाते हैं, बिस्तर में अपने तकिए के नीचे पुखराज स्टोन रख दीजिए और सो जाइए। पुखराज स्टोन रख करके सो के देखेंगे, जब आप बुरा सपना आए, डरावना सपना आए, या रात को डर भय लगे, गंदे सपने आ जाएं, मतलब बैड फीलिंग हुआ, तो जानिए इसको नहीं पहनना है। और अगर बैड फीलिंग नहीं हुआ रात भर तो उसे आप ट्राई कर सकते हैं। यह एक गौड़ विधि है, या कोई प्रमाणिक विधि नहीं है, ये सिर्फ एक गौड़ विधि है जो अक्सर हमारे दादा परदादा अपनाया करते थे लोगों को बताने के पहले। वही विधि हम आपको भी बता रहे हैं। अब चलेंगे विषय वस्तु पर आ जाते हैं कि अगर पंचम भाव का स्वामी किस भाव में है तो ज़्यादा अच्छा फल देगा, कहाँ है तो खराब फल देगा। देखिए एक चीज़ और, अगर आपका पंचमाधिपति सूर्य नीच राशि में है तो उसके मंत्र का जाप करिए। पंचमाधिपति चंद्रमा नीच में है, उसके मंत्र का जाप, यानी जो ग्रह नीच का है, पंचमाधिपति होकर के नीच का है, तो उसके मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। अगर पंचम भाव का स्वामी जो भी ग्रह आया, जैसे यहाँ 12 था तो 12 का स्वामी कौन हुआ, गुरु, और वह गुरु अगर लगन में हो, ऐसे अगर किसी का सूर्य आया और सूर्य लगन में हो, अगर पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठा हो, पहले घर में बैठा हो, तो ऐसा जातक बुद्धिमान, विख्यात शास्त्रवेत्ता, लेकिन कंजूस प्रवृत्ति का होता है और अपने हित को साधने वाला होता है। वेद विशारद, धर्म का ज्ञाता होता है, और ऐसे व्यक्ति की संतान उसकी अनुकरण करती है, आज्ञा का पालन करती है। कुल मिलाकर के पंचमाधिपति लगन में जाए तो अच्छा है। पंचमाधिपति अगर दूसरे भाव में गया हो तो ऐसे में जातक धनवान होता है, और जातक जो है धर्म का प्रेमी होता है, ऊंचे पद की प्राप्ति का योग होता है, ख्याति होती है, और कुलेश से द्रव्य की प्राप्ति करता है, यानी जो अपने कुल खानदान के लोग हैं, ऐसे लोगों से साथ सहयोग और ज़रूरत पड़ने पर धन का लाभ मिलता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंबी जनों का जो है बुराई भी करता है, जिनसे लाभ मिलता है उन्हीं की बुराई भी करने लगता है। तो द्वितीय भाव में जाना भी एक तरीके से शुभ है। तृतीय भाव में अगर पंचमाधिपति पांचवें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में गया हो तो व्यक्ति बड़ी मधुर भाषा बोलता है, और अपने भाई बंधुओं में उसका बड़ा यश होता है। उसके भाई बंधु जो होते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, सब तरफ उसका गुणगान करते हैं, और ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, पुत्र से, भाई बंधु आदि से सुखी होता है, और ऐसा जातक अपने भाई बंधुओं के अधीन होकर के काम करता है। अगर पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में गया हुआ हो तो जातक सुंदर बुद्धि वाला होता है, और जहाँ कहीं भी रहता है, जिस किसी विभाग में या काम को करता है, वहाँ पे ऊंचा पद पाता है, दक्ष होता है, माता पिता की सेवा करने में निपुण होता है, माता का भक्त होगा, गुरु का भक्त होगा, और अगर कोई विद्वान व्यक्ति है तो उसे ऐसा व्यक्ति धन देने में नहीं चूकता है, उसकी सेवा करता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मीवान होता है और अच्छी बुद्धि से युक्त होता है। अगर पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही बैठा हो, अगर किसी भी भाव का स्वामी उसी भाव में बैठा हुआ है तो हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देता है। अगर पंचम भाव का स्वामी पंचम में है तो ऐसे जातक की योग्य संतान होंगी, बुद्धि अच्छी होगी, भक्ति परायण होगा, ईश्वर में मन लगेगा, मुक्ति के प्रति सचेत रहने वाला होता है, संतान काफ़ी अच्छी होती है।
लेकिन कभी कभी अगर पंचम का स्वामी पंचम में होता है तो पुत्र की आयु के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। पंचम का स्वामी अगर खष्टम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे में जातक शत्रुओं से युक्त होता है। जातक के शत्रु होते हैं। जातक अपने बुद्धि से, दुष्ट बुद्धि से कह सकते हैं, शत्रुओं को बना लेता है। रुग्ण होता है। रुग्ण मतलब हमेशा जैसे लगे कि कुछ नाराज सा है भाषा बोली में, और हमेशा लोगों को शत्रु भाव की नज़र से देखता हो। मान सम्मान में भी कमी होती है, धन की भी हानि हो सकती है, शस्त्र का प्रिय होता है ऐसा व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति हमेशा शत्रुओं से घिरे रहते हैं। मतलब पंचम का स्वामी खष्टम में जाना अच्छा नहीं है। संतान होने में देरी या संतान को भी समस्या देती ही देती है। अगर पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में गया हुआ हो तो ऐसे जातक की स्त्री बड़ी सुशील होती है, बुद्धिमान होती है, पुत्रवती होती है, सुंदर होती है, सौभाग्यवती, प्रियभाषी और गुरुजनों से और बड़ों जनों से अच्छा व्यवहार, अच्छा भाषा बोली रखने वाली होती है, कमर पतली होती है। और ऐसा जातक जो होता है कंजूस होता है। वह स्वयं ऐसा व्यक्ति कंजूस होता है। कंजूस मतलब ऐसा नहीं है कि ज़रूरत पड़ने पे धन नहीं खर्च करेगा, खर्च करेगा। अगर उसके पास करोड़ों की भी संपत्ति है तो अगर उसने किसी से 10,000 का काम करवाया है तो भी यह प्रयास करेगा कि 100-200 ही छूट जाए। मतलब ये से बुराई समझिए चाहे अच्छाई ही मैं मानता हूँ, क्योंकि हर ऐसा नहीं है पैसा होने का मतलब आप बचाने का प्रयत्न ना करें। अगर पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में गया हुआ है तो संतान के लिए अच्छा नहीं होता है। संतान के लिए देर से होना, संतान में पैदा होने के समय कोई दिक्कत होना, गर्भ में दिक्कत होना, मतलब संतान के लिए कुल मिलाकर के अच्छा नहीं है। संतान रोगी हो सकती है और ऐसा व्यक्ति स्त्री से दुखी भी होता है, अपनी स्त्री से दुखी होता है, कभी कभी कटु भाषा का प्रयोग करता है और रोग व्याधि में धन भी खर्च होता है, चपल होता है। और ऐसे व्यक्ति के संतान और भाई में कोई विकलांगता के लक्षण भी आ सकते हैं। कभी चोट चपेट लग करके कोई अंग भंग भी हो सकता है। पंचमाधिपति अगर नवम भाव में हो, यानी पंचम से भी पंचम हो जाएगा। पंचमाधिपति अगर नवम में है तो बहुत ही सुंदर बात है। जातक बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, कवि होगा, गीतज्ञ होगा। गणमान्य व्यक्तियों में ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा होगी और ऐसे व्यक्ति जो है संतान सुख से युक्त होते हैं। संतान बड़ी धार्मिक होती है। ऐसा व्यक्ति ग्रंथ की रचना भी कर सकता है, कुल दीपक होता है। और ऐसे व्यक्ति का पुत्र जो होता है वह परम भाग्यशाली होता है। यानी अगर पंचम का स्वामी नवम में है तो अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। पंचम का स्वामी अगर दसम भाव में गया हुआ है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया, तो ऐसी स्थिति में बड़ा सुंदर योग होता है। सत्कर्म करने वाला होगा, व्यक्ति विख्यात होगा, माता और पिता के सुख से युक्त होगा, माता पिता की सेवा भी करेगा। और ऐसे व्यक्ति की संतान भी दादा दादी की सेवा अवश्य करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति का संतान विशिष्ट गुणों से युक्त होता है और राजसी काम में ऐसा व्यक्ति युक्त हो सकता है। सरकारी नौकरी हो सकता है, राजनीति और राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों से लाभ ले सकता है। और ऐसा व्यक्ति कुल दीपक होता है और नाना प्रकार के सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में, 11वें भाव में हो तो भी अच्छा है। जातक विद्वान होगा, धनवान होगा और ऐसा व्यक्ति सुख साधन का भोग करेगा और विभिन्न प्रकार की कलाओं का ज्ञाता होगा और ढेर सारे मित्रों से युक्त होगा। पंचम भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में गया हुआ है तो फिर थोड़ा सा संतान के लिए अच्छा नहीं होता है, देरी हो सकता है, विलम्ब हो सकता है। संतान जो है कुसंगति के मार्ग पर जा सकती है, संतान आज्ञाकारी ना हो, ऐसा हो सकता है। और कभी कभी विदेश का योग या जन्म स्थान से दूर जा कर के काम करने का भी योग बनता है। पंचम भाव का स्वामी 12वें में जाए तो व्यक्ति के खर्चे भी अधिक होते हैं और अगर अन्य राजयोग नहीं है तो खर्चे अधिक और आमदनी कम रहती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया पंचम भाव का स्वामी कहाँ जाए तो क्या रिजल्ट है। पंचम भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी मैंने आपको बताए हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी नीच राशि में हो, इन राशियों में हो, तो अगर जैसे मान लीजिए किसी का पंचमाधिपति मंगल आया और वह नीच राशि में है और अगर आपको संतान से संबंधित कष्ट है तो उस मंगल ग्रह का मंत्र जाप करवाना
चाहिए। आज के लिए इतना ही। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण।